यंगर पॉपुलेशन में भी हार्ट अटैक्स होते हैं। एंजाइना बेसिकली कहते हैं कि आर्टरीज जो की नर्विंग से जो चेस्ट पेन होती है उसको एंजाइना कहते हैं। शॉर्ट टर्म होती है, अगर कोई हार्ट डैमेज नहीं होता तो उसको एंजाइना कहते हैं। लेकिन अगर यही सिम्टम्स जो अलामात जो हैं 20 से 30 मिनट रहें, साथ उसके पसीने आए, सांस खराब हो, समटाइम्स नौजिया हो, उल्टी आए, हार्ट मसल को अफेक्ट कर ले, क्योंकि दिल का मसल एक मसल होता है ना, तो अगर आर्टरीज के बाद ब्लॉकेज के बाद मसल भी डैमेज हो जाए तो उसको इन्फाक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है डॉक्टर अरफा ताहिर और आज हम अब डॉक्टर मौज़म अली नकवी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हेड भी रह चुके हैं और अब हमारे पास डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में सुबह 10 से 3 बजे तक अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और डॉक्टर साहब की क्वालिफ़िकेशन के बारे में अगर बातचीत की जाए तो उन्होंने MBBS किया हुआ है और उसके बाद FCPS किया हुआ है मेडिसिन में और फिर FCPS कार्डियोलॉजी में भी किया हुआ है। और आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, आप सबको जैसे कि मालूम है कि हम डायबिटीज़ के मुतल्लिक़ काफ़ी बातचीत करते रहते हैं और उम्मीद है कि आप सब उससे फ़ायदा भी उठाते होंगे। तो आज हम एक बहुत ही अहम जो टॉपिक है उसके मुतल्लिक़ बातचीत करने जा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक कॉमन इशू के तौर पे सामने आ रहा है और बहुत से यंग इंडिविजुअल्स जो हैं उनको भी इसका सामना करना पड़ रहा है। उसका टॉपिक है आज का हार्ट डिजीज़ेज़ जैसे कि एंजाइना या हार्ट अटैक। तो हम डॉक्टर साहब से ये पूछेंगे कि एंजाइना और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या है? देखें, हार्ट डिजीज़ आप जिस तरह आपने कहा कि इट्स वेरी कॉमन, और एल्डरली पॉपुलेशन के अलावा कोई भी एज जो है वो एग्जाम्प्ट नहीं है। यंगर पॉपुलेशन में भी हार्ट अटैक्स होते हैं और दोनों की कॉजेज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। एंजाइना बेसिकली कहते हैं कि आर्टरीज जो की नर्विंग से जो चेस्ट पेन होती है उसको एंजाइना कहते हैं। शॉर्ट टर्म होती है और अगर कोई हार्ट डैमेज नहीं होता तो उसको एंजाइना कहते हैं। लेकिन अगर यही सिम्टम्स जो अलामात जो हैं वो 20 से 30 मिनट रहें, साथ उसके पसीने आए, सांस खराब हो, समटाइम्स नौजिया हो, उल्टी आए और हार्ट मसल को अफेक्ट कर ले, क्योंकि दिल का मसल एक मसल होता है ना, मसल जो है, तो अगर आर्टरीज के बाद ब्लॉकेज के बाद मसल भी डैमेज हो जाए तो उसको इन्फाक्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। तो बेसिकली एंजाइना जो है वो सिर्फ चेस्ट पेन को कहते हैं और ये वार्निंग सिम्टम होता है कि आर्टरी जो है वो तंग हो रही है। कई दफ़ा ये भी होता है कि समटाइम्स आर्टरी नॉर्मल होती है, लेकिन आपका ये एक बैलेंस होता है, सप्लाई और डिमांड मिसमैच होता है। कुछ लोगों में होता है जिनमें खून की कमी होती है, कुछ लोगों में होता है कि शरीयानें इतनी तंग नहीं होती, लेकिन उनकी सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होती है। और डिमांड कब ज़्यादा होती है? उनकी कमी हो या थायराइड के हार्मोन्स उसकी ज़्यादती हो, ठीक है, आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर लें, आपके दिल की रफ्तार तेज़ हो जाए, तो आपको डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई जो है वो आर्टरीज जो सप्लाई कर रही है खून, उसकी कमी होती है। या खून की वैसे कमी हो, या आप हाई एल्टीट्यूड पे गए हैं, हिली एरिया पे गए हैं, तो वहाँ आपकी डिमांड ज़्यादा है। तो आर्टरीज जो है वो उतनी ज़्यादा नैरो नहीं है, मगर कुछ नैरो, माइल्ड नैरो है, मामूली है, 30-40% है। तो जब ये मिसमैच होता है सप्लाई का और डिमांड का, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अनजाना हो सकता है, मगर ज़रूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक हो। हार्ट अटैक जो उस वक्त कहेंगे कि जब वो इतनी नैरोइंग हो या ऐसी ही हो कि जो बिल्कुल सप्लाई ना हो और हार्ट का जो मसल है वो डैमेज हो जाए, और उसमें फिर चेस्ट पेन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सीवियर होते हैं और उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है, एसोसिएटेड सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको फिर हम उसको हार्ट अटैक या इंग्लिश में उसको इन्फाक्शन कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब क्या-क्या अलामात हो सकती हैं अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ है, तो क्या-क्या अलामात हैं जो एक्सपीरियंस कर सकता है जो कि उसको एक अलार्मिंग साइन के तौर पे वो उनको ले सकता है? देखिए उसमें जो कहते हैं ना, टिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं इस चीज़ को इंग्लिश में, ठीक है। चेस्ट पेन आम तौर पे ये होता है कि ये लोकलाइज नहीं होती। बाज़ लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं जी मुझे यहाँ दर्द हो रही है, पॉइंट करते हैं विद वन फिंगर। तो आम तौर पे वो हार्ट डिजीज़ नहीं होती। जब आप लोकलाइज कर लें विद ए फिंगर कि जी मुझे यहाँ दर्द हो रही, दैट मीन्स हार्ट डिजीज़ नहीं है। हार्ट डिजीज़ आम तौर पे कोई लोकलाइज नहीं होती, डिफ्यूज़ होती है, यानी पूरे सीने पे आप कहते हैं बोझ हो रहा है, ठीक है जी, पूरे सीने पे घुटन हो रही है, बोझ है, चेस्ट पेन है,
और समटाइम्स ये बाजू में भी जाती है लेफ़्ट साइड पर, समटाइम्स राइट साइड पे भी बाजू में, ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोगों में मिसकंसेप्शन होती है कि जी लेफ़्ट साइड पे अगर चेस्ट पेन गई है, लेफ़्ट आर्म में, इनर साइड ऑफ द आर्म, अंदर की साइड पे आमतौर पे जाती है, आउटर साइड पे आमतौर पे सर्वाइकल स्पाइन की वजह से जाती है पेन। अगर चेस्ट पेन हो उसके साथ अंदर की साइड पे बाजू में पेन जाए लेफ़्ट साइड पे, तो उसे हार्ट अटैक का एक सिम्टम कहा जाता है। मगर ये ज़रूरी नहीं हमेशा लेफ़्ट पे ही हो। कई लोग कहते हैं जी हमें तो राइट साइड पे पेन होती है डॉक्टर साहब, लेफ़्ट पे होती ही नहीं। तो वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी लेफ़्ट साइड की पेन है। राइट साइड पे भी पेन जा सकती है, रेडिएट कर सकती है। समटाइम्स ये पेन जबड़े में भी जाती है, ठीक है। कई लोग वो डेंटिस्ट पर चले थे कि जी मुझे चेस्ट पेन होती है और दांतों में दर्द होती है, तो ये जबड़े में भी दर्द हो, दांतों में भी दर्द हो सकती है। और कोई भी पेन अगर एक्सर्शन के साथ हो, आपके टॉप ऑफ द हेड से लेके यहाँ अम्बलाइकस तक एक्सर्शन पे और रिलीव्ड करे रेस्ट के साथ, तो इट इज़ हार्ट अटैक और एंजाइना अंटिल प्रूवन अदरवाइज। फिर आपको एटलीस्ट एक दफ़ा चेकअप ज़रूर कार्डियोलॉजी से कराना चाहिए कि ये मुझे एक्सर्शन से हमेशा पेन क्यों होती है। तो इस तरह इसकी बल्कि 2 टाइप्स मैं आपको थोड़ा समझाऊं अगर थोड़े डिटेल में। एक कहते हैं स्टेबल एंजाइना, एक कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना उस वक्त कहते हैं जब चेस्ट पेन एक्सर्शन के साथ हो, यानी आप काम कर रहे हैं, तेज़ दौड़ रहे हैं, ठीक है, या आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पहाड़ी इलाका, हिली एरिया है, वहाँ जाके आपको चेस्ट पेन होती है और रेस्ट से रिलीव हो जाए, दैट मीन्स ये स्टेबल एंजाइना है, यानी एक्सर्शन पे हुई, रेस्ट पे ठीक हो गई, ठीक है। अनस्टेबल एंजाइना उस वक्त कहते हैं कि जो बैठे बैठे दर्द होती है, आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो उस वक्त वो उसको अनस्टेबल कहेंगे, ठीक है। तो कई लोग होते हैं कहते हैं जी मैं यहाँ चलता फिरता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, घर के काम करता हूँ, मैं ठीक रहता हूँ, कोई मसला नहीं। लेकिन हम छुट्टियाँ गुजारने हम कि हिली एरिया पे गए, वहाँ जब मैं पहाड़ पे हाइकिंग कर रहा था, वहाँ मुझे एकदम सीने में बोझ हुआ, घुटन हुई, साथ पसीने आए, उल्टी आई, स्वेटिंग हुई, तो वो उसको स्टेबल एंजाइना कहेंगे। और अनस्टेबल ये है कि मैं रूटीन में बैठा होता हूँ, जो ऑर्डनरी एक्टिविटी करता हूँ उस पर ही मुझे पेन होने लग जाती है और उसकी शिद्दत बढ़ जाती है, उस वक्त उस चीज़ को अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो दोनों में ये बुनियादी फ़र्क। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, तो रिस्क फैक्टर्स जो हैं, मैं चाहूँगी कि उनके बारे में आप एक्सप्लेन कर दें ताकि आवाम को पता हो कि कौन सा इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा प्रोन है टू डेवलप हार्ट अटैक। देखिए प्रोन तो मैंने बताया किसी एज में भी किसी को भी हो सकता है, किसी जेंडर को भी इररिस्पेक्टिव। लेकिन आमतौर पे एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल तो आप कुछ नहीं कर सकते, एज फैक्टर है, आप उसको कुछ नहीं कर, जेंडर सिलेक्शन है, मेल्स है, फीमेल्स में हो सकता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़, और फैमिली हिस्ट्री को यू कांट कंट्रोल द जीन्स, आप उसको नहीं कर सकते, ये नॉन मॉडिफाइबल है, ठीक है। और उसमें भी ये नहीं है, एक ये भी कंसेप्ट है कि जी मेरे बाप को अगर किसी को 70 साल में या किसी की वालदा को 60 प्लस पे हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है, तो उसको सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री नहीं कहेंगे। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में, माँ बाप में, भाइयों में, चचा में, मामू में, नाना में, नानी में, अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स क्लोज लोगों में फीमेल्स को लेस देन 50 ईयर्स, 50 साल से पहले किसी को हार्ट की बीमारी हुई है, तो वो सिग्निफिकेंट है। इसी तरह फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर किसी मेल मेंबर को अगर ये प्रॉब्लम हुई है तो फिर सिग्निफिकेंट है, यानी 40 साल से लेस अगर मेल मेंबर्स और 50 साल से कम अगर फीमेल साइड पे किसी को हार्ट अटैक हुआ है, फिर उसे कहेंगे ये सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री है। अगर किसी को बूढ़े माँ बाप को हार्ट अटैक हो तो वो फैमिली हिस्ट्री नहीं उसको आप कहेंगे, जेनेटिक में नहीं वो आएगा, ठीक है। और ये तो हो गए नॉन मॉडिफाइबल, यानी अब उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनसे बचा जा सकता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट शुगर है, डायबिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ब्लड प्रेशर का ज़्यादती, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, ट्राइग्लिसराइड का हाई होना, ओबेसिटी वज़न, मोटापा, ठीक है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लोग बैठे रहते हैं उससे मोटापा बढ़ता है, ठीक है, उससे प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये वो स्मोकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो हैं जो मॉडिफाइबल, आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, आप शुगर कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप इससे हार्ट डिजीज़ से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इन्हें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स कहते हैं।
डॉक्टर साहब, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो आपने एक्सप्लेन किए हैं वो आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर जो कि बहुत कॉमन है हार्ट डिजीज़ के साथ साथ, जैसे कि डायबिटीज़ है। हाँ। तो इसका मैं चाहूँगी कि आप आवाम को एक्सप्लेन कर दें क्या एसोसिएशन है हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ की। देखिए, डायबिटीज़ की बड़ी क्लोज एसोसिएशन, हमने जब एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर और हेड भी वहाँ रहा हूँ, इतना अरसा मैंने वहाँ काम किया, लास्ट 14 ईयर्स, और पहले भी उससे काम करता ना। उसमें डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हो उनमें आम तौर पे जो हार्ट डिजीज़ के साथ लोग आते थे, 60 to 70% लोगों में डायबिटीज़ होती है, ऑलरेडी होती है। और उसमें से भी आधी % पॉपुलेशन वो जिन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें शुगर है। तो इसलिए मेरा मैसेज ये है कि जब भी कोई पेशेंट हार्ट के साथ आए, हार्ट अटैक के साथ, एंजाइना के साथ, तो आप उसकी शुगर का टेस्ट ज़रूर कराएं। क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि हार्ट की जो बीमारी होती है, अव्वल तो पता नहीं होता, डायग्नोज नहीं होता, या डायग्नोज अगर हो गया तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि उसमें टिपिकल सिम्टम नहीं होते। समटाइम्स कुछ लोगों में साइलेंट हार्ट अटैक्स उसको कहते हैं, कि वो चेस्ट पे नहीं होती मगर हार्ट अटैक हुआ होता है। और जब हमारे पास आते हुए दिल का पंप भी कमज़ोर हुआ होता है, तो वो साइलेंट अटैक होते होते अल्टीमेटली हार्ट का मसल जो वो डैमेज हो जाता है। तो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन है। और यूएस की अगर बात करें, अमेरिका में, तो वहाँ तो देखा है कि तकरीबन कोई 34% लोग जो है डायबिटिक्स हैं पॉपुलेशन में, और 13% उससे भी ज़्यादा ऐसे जो प्री डायबिटिक्स है। तो ऑलमोस्ट 45 to 50% वहाँ डायबिटिक्स है। और उसकी वजह क्या, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है। और इसलिए इसको डायबिटीज़ को डायग्नोस करना बर वक्त, और इसको बर वक्त कंट्रोल करना, इसके HbA1c को कंट्रोल करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीज इन फ्यूचर। क्योंकि डायबिटीज़ के एक तो सिम्टम्स नहीं होते, ये वो धोखा देने वाली बीमारी है कि पता नहीं चलता और हार्ट अटैक हो जाता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये कॉम्प्लिकेट ज़्यादा करती है, ठीक है, हार्ट अटैक का ज़्यादा होती है। फिर हार्ट फेलियर की कॉम्प्लिकेशन, सडन हार्ट डेथ, कार्डिक डेथ सडन हुई थी, विच इज़ वेरी कॉमन इन डायबिटिक्स, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप स्टेंट्स डाल लें, एंजियोप्लास्टी करें और शुगर कंट्रोल ना हो, तो स्टेंट के बंद होने की इंसिडेंस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो हमें इसको बर वक्त डायग्नोस करना, इसकी प्रिवेंशन पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि हार्ट अटैक ना हो। अगर हार्ट अटैक हो तो शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस। तो डॉक्टर साहब, अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो कोई ऐसी रूटीन स्क्रीनिंग है जो आप उसको एडवाइस करेंगे ताकि वो एक साइलेंट जो किलर है वो उससे वो बच सके? देखिए, उस पे 3 चीज़ें होती है। एक तो फास्टिंग ब्लड शुगर आप कर सकते हैं, आइडली इट शुड बी लेस दैन 100। 2 आवर्स के बाद, जिसे हम रैंडम कहते हैं, वो आमतौर पे 126 126 से ज़्यादा तो डायबिटिक्स है, ठीक है। और एक होता है HbA1c जो 3 मंथ्स की शुगर के एवरेज बताता है। उसकी वैल्यू अगर 6.5 से ज़्यादा तो वो डायबिटिक्स है। अब ये तो है जिनको डायबिटीज़ हो गई है। कुछ लोग प्रोपोर्शन कुछ पेशेंट्स के होते हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं, जिन फ्यूचर में डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। वो कौन से लोग होते हैं, फास्टिंग की वैल्यू अगर 100 से लेके 126 के दरमियान आए, यानी 100 से लेके 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे, तो वो प्री डायबिटिक्स है, ठीक है जी। इसी तरह HbA1c अगर 5.7 से लेके 6.4 तक है तो ये प्री डायबिटिक स्टेट है। तो ये एक वार्निंग सिम्टम है कि आप उसको शुगर की बीमारी होने से पहले बचा सकें। जिस तरह मैंने आपको बताया था, हार्ट डिजीज़ में एंजाइना हो तो आप उसको हार्ट अटैक से पहले बचा सकते हैं। वार्निंग सिम्टम आपको मिल गया तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसी तरह शुगर जो है, आप प्री डायबिटिक्स में आप उसको कंट्रोल कर लें ताकि डायबिटीज़ जो है फ्यूचर में जो चांसेस है वो ना हो सके। तो ये आपने इस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने जो है ना काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि डायबिटीज़ और हार्ट कंडीशंस की क्या एसोसिएशन है। तो हम बाकी जो रिस्क फैक्टर्स आपने बताए उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज के शो के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट टाइम दोबारा थर्सडे को जी एक और शो में आपके साथ हाज़िर होंगे। जी, तो तब ठीक। तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज़।